महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत में कोरोना पर शुरुआत हुई और देश में जब भी कोरोना पर कोई चर्चा होगी ना, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गौरव गाथा हर भारतीय के मुंह से निकलेगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो कोरोना काल में काम किया, तो मात्र देशवासी नहीं, दुनिया का हर देश उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। चाहे दवा का मामला हो, मात्र देशवासियों को नहीं, कहीं विदेशों को जरूरत पड़ी तो भारत ने पहल करके वहां भी मानवता के नाते वहां दवाओं की व्यवस्था करवाई। और चाहे वैक्सीनेशन हो, तो अब तक 13 देशों को हम वैक्सीनेशन की सप्लाई कर चुके हैं, ताकि वहां भी इंसानियत और मानवता का एक संदेश हिंदुस्तान के जरिए पहुंच जाए। कोरोना के बाद में भारत पहले नंबर का देश बन गया विश्व में, जिसका हर देश सम्मान कर रहा है। राज्य सरकार ने भी काम किया है, मैं नहीं कहता काम नहीं किया। चाहे दवा का मामला हो, चाहे अस्पताल में व्यवस्था का मामला हो, काम संतोषजनक रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो और घोषणाएं की ना, उस पर आप नजर डालोगे ना, तो आपको लगेगा कि हमने जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। और ये कोरोना काल आपके लिए वरदान भी साबित हुआ। आपकी जो असफलता थी, आपकी जो नाकामियां थी, इस कोरोना के पर्दे के पीछे छुप गई और आपके अपने जो वादे थे ना, उससे आप बाद में मुकर गए। उसका कितना बड़ा खामियाजा जनता को उठाना पड़ा, इसका हिसाब जनता आपसे समय पर पूछ लेगी। शुरुआत में वादा किया था आपने कि हम 3 महीने के बिजली का बिल माफ करेंगे। माफ किया आपने? 3 महीने बिजली का बिल वसूल नहीं किया, पर बाद में बढ़ी हुई दरों के साथ जो बिजली के बिल आपने भेजे ना, वो कोरोना के संकट से भी बड़ा संकट साबित हुआ उस उपभोक्ता के लिए जो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर बैठा था। दरें बढ़ा दी आपने। यहीं तक नहीं रुके आप। मेरे क्षेत्र में तो 2012 के पुराने ऑडिट के पैसे किसानों के, वो भी 10-10, 12-12 हजार का अतिरिक्त भार उस कोरोना काल में आपने जनता के ऊपर डाला। हमारे बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी बाहर थे, बहुत बड़ी संख्या में। बाकी सारी सरकारें व्यवस्था करी थी अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, चाहे ट्रेन के जरिए लाए, चाहे बस के जरिए लाए। पर राजस्थान का प्रवासी बाहर लाचार महसूस कर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं। और बाद में जब सरकार पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो सरकार ने घोषणा की कि जो भी प्रवासी राजस्थान में आना चाहते हैं, ऑनलाइन नंबर दे दिए कि वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। राजस्थान सरकार उनको राजस्थान में लाने की अपने खर्चे पर व्यवस्था करेगी। और माननीय सभापति महोदय, जो ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, 7 दिन के भीतर 12 लाख प्रवासियों ने राजस्थान में आने के लिए सरकार की ऑनलाइन पर आवेदन किया। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे, पर बाद में हालत क्या, उस नंबर पर आप फोन लगा दो, या तो वो नंबर बंद आता था और या घंटी जाती थी तो कोई उठाकर जवाब देने वाला नहीं था। माननीय सभापति महोदय, उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के जरिए हर विधायक से, हर एमपी से संवाद भी किया।
आपकी अपनी घोषणा, जहां लाखों को लाने की बात थी, आप हजारों प्रवासियों को भी अपने खर्चे से राजस्थान की धरती पर नहीं ला सके। इससे बड़ी नाकामी इस राज्य सरकार की कुछ नहीं हो सकती। आपने वादा भी किया था कि इंडस्ट्री पर आप 3 महीने का सरचार्ज माफ कर दोगे। 3 महीने आपने इंडस्ट्री के बिल पर सरचार्ज नहीं लगाया, ये बात सही, पर चौथे महीने आपने जो बिल भेजा ना, तो वही आपने महीने का बकाया बताकर इंडस्ट्री से पूरा का पूरा सरचार्ज वसूल किया। आपने यहां भी वादा खिलाफी की। सभापति महोदय, सरकार की जो नाकामी है ना, इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? अभी राजस्थान में हम मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी नहीं कर पाए सही तरीके से। मन में भय, खतरा कि जिस दिन अगर मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और कोई मंत्री से पद से वंचित रह गया, तो शायद ये सरकार बचेगी नहीं बचेगी। और उस खतरे के चलते राजस्थान के आधे कामकाज अभी भी बंद पड़े हुए। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, मुझे अच्छा भी लगा बहुत। वो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का यदि कोई राजनीतिक मुकाबला कर सकता है तो वो माननीय राहुल गांधी जी है। मैं उनकी भक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। माननीय राहुल गांधी जी आ भी रहे हैं, और जैसे भी सदन में चर्चा हुई है कि जिस घोषणा के बूते आपको ये सत्ता सुख मिल रहा है ना, कि हम 10 दिन के भीतर भीतर प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, तो माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में कम से कम ये घोषणा तो पूरी कर दो, ताकि किसान के नाम पर आप लगातार जो रोना रो रहे हो ना, प्रदेश के किसान का तो बहुत बड़ा भला हो जाएगा उससे, और राहुल गांधी जी का राजस्थान में पुनः आना सार्थक भी हो जाएगा। और मैं तो चाहूंगा माननीय सभापति जी कि सरकार माननीय राहुल गांधी जी के दौरे पूरे राजस्थान में करवाए, जितने अधिक करवा सकते उतने करवाए, मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद कुछ करने को बचेगा ही नहीं। माननीय सभापति जी, कोरोना के कारण रोजगार का संकट पैदा हुआ। सरकार बात कर रही है हमने किसी को भूख से नहीं मरने दिया। सरकार ने अपने खर्चे से कितने भोजन के किट बांटे, उसका एक बार आंकड़ा सदन के सामने पेश कर दोगे ना आप, तो सारी की सारी पोल खुल जाएगी आपकी कि सरकार ने अपने मद से एक भी किट, या तो विधायक कोष या समाजसेवी संस्थाओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कोरोना काल के संकट में हमारे प्रवासियों, हमारे प्रदेशवासियों को भूखा नहीं मरना दिया। धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। सब राज्य सरकारों को खुली छूट दे दी थी, खुली छूट, जो आप ज्ञान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी राज्य सरकारों को खुली छूट दी थी कि जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन कोरोना की वजह से वो असहाय तकलीफ में हैं, ऐसे परिवारों की सूची बनाकर केंद्र सरकार के पास भिजवा दो। केंद्र सरकार नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं इस सच को नहीं झुटला सकती कि राजस्थान सरकार ने 23 रुपए किलो पेमेंट किया है। माननीय सदस्य बिराजे ज्ञान जी, आप सारी राज्य सरकारों को खुली छूट दी थी, खुली छूट। जो भी ऐसे परिवार हैं जिनको आवश्यकता है उनकी सूची भिजवा दो। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो दाल नवंबर माह तक भारत सरकार की ओर से फ्री में दी जाएगी। पर राज्य सरकार की कैसी नाकामी, फोकट में जस लेना था, फोकट में जस।
माननीय सदस्य विराजे। माननीय सदस्य कृपया शांत रखें। ज्ञान जी आप राज्य सरकार सही तरीके से वो सूचियां भी भारत सरकार को नहीं भिजवा सकी, जिसके कारण हजारों ऐसे प्रदेश के जो वाकई में जरूरतमंद थे, जिनको सरकारी मदद की आवश्यकता थी, आपकी नाकामी की वजह से इस योजना से वो वंचित रह गए थे। ये शादी ब्याह में काम करने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक कार्य में काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे कई परिवार जो अभी तक काम पे नहीं हैं, पर आपकी सरकार ने कभी सुध नहीं ली। माननीय सभापति महोदय, कोरोना में जनजीवन बचाना हमारी पहली आवश्यकता थी, पर सरकार का खुद का जीवन संकट में आ गया था कोरोना काल में, तो जनता को तो भूल गए और 2.5 महीने लगभग होटलों में कैद रहकर खुद को बचाने में लगे थे। उससे ज्यादा शर्मनाक बात प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकती। अगर ये सरकार जनता के प्रति चिंतित होती ना, तो अपने एमएलए को कैद में नहीं रखती, पर भरोसा नहीं अपने एमएलए के ऊपर। पता था एमएलए को फ्री किया नहीं और ये सरकार चली जाएगी, और ऐसे में सरकार से कोई उम्मीद करना कि सरकार कोरोना काल में कोई परिणाम देगी और उसके बाद में कह देना कि हमने परिणाम दिए, तो इस बातों को जनता मानने वाली नहीं है। अरे कैसे कैसे स्टेटमेंट आए थे उसमें पता है ना आपको। सोशल डिस्टेंसिंग तो कोरोना की वजह से थी, लेकिन आपस की जो डिस्टेंसिंग थी ना, उसका नजारा राजस्थान की जनता ने देखा है। सदन का नेता सदन के उप नेता के बारे में जो टिप्पणियां करता है, उससे पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ था, पूरा राजस्थान। माननीय सभापति महोदय, ये कोरोना का संकट है ना, ये राजस्थानियों की अपनी ताकत थी, हिम्मत थी, साहस था और आपस में भाईचारे की भावना थी। उसका परिणाम है कि हम बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से निपट सके, वरना सरकार के माध्यम से अगर ये काम होता ना, तो ये जनता निपट जाती और ये सरकार भी निपट जाती, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहती। माननीय सभापति महोदय, हुआ क्या, कोरोना के चलते ही आप लोगों ने सारे जितने भी सरकारी अस्पताल थे सब सेंटर में बदल दिया। आवश्यकता थी बदल में बदल दिया, आवश्यकता थी बदला, कोई दिक्कत नहीं, पहले कोरोना मरीज का उपचार होना चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन उसके बाद में जो आवश्यक ऑपरेशन है, उसकी आपने सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मनाही कर दी, कभी दूसरा काम नहीं होगा। उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ा किससे? हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो बामाता स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें आपने 1 जनवरी 2020 के बाद में रोक लगा दी और बीमा कंपनियों ने जब अस्पतालों को पैसा नहीं दिया, तो इधर तो सरकारी अस्पताल में कोरोना की वजह से आपने ऑपरेशन बंद कर दिए और किसी की मजबूरी हो गई, जरूरी ऑपरेशन कराना है, और वो भामाशाह कार्ड लेकर जब सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में पहुंचा ना, तो वहां ये कहकर उसको बैरंग लौटा दिया कि राजस्थान सरकार पैसा नहीं दे रही है, आपका इलाज फोकट में या फ्री में नहीं होगा, या तो मजबूरी में उसने लंबी राशि खर्च करके ऑपरेशन कराया, या लंबे समय तक बीमारी से भुगता, या अपना जीवन उसने त्याग दिया। इससे बड़ी त्रासदी राजस्थान की जनता के साथ कोई नहीं हो सकती। साथियों, माननीय सभापति महोदय, ये बार बार निःशुल्क दवा योजना 12 साल पुराना मैटर हो गया ये तो, और उसके बाद में बड़ी बड़ी योजना आ गई। बामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ने इस आपकी गरीब निःशुल्क दवा योजना को बहुत पीछे खदेड़ दिया, और उसके बाद में तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना आ गई। कब लागू की आपने? जब कोरोना काल में इसकी आवश्यकता थी, आपने लागू नहीं की। 20 जनवरी लगभग 2.25 साल बाद, भारत सरकार की घोषणा के लगभग 2.25 साल बाद आपने राजस्थान में इस योजना को लागू किया,
और अभी तक आपने उस अस्पतालों की सूची साया नहीं की जिसके माध्यम से वो व्यक्ति कार्ड लेकर वहां अपना इलाज या ऑपरेशन फ्री में करवा सकता है। इससे बड़ी सरकार की ओर से कोई बड़ी त्रासदी जनता के साथ नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, कोरोना से ये बार बार आप है ना अपनी पीठ थपथपाते हो कि हमने बहुत अच्छा निपटा दिया, बहुत अच्छा निपटा दिया। मैं आज हालत बता दूं आपको, राजस्थान से कोरोना चला गया, इसमें कोई शक नहीं, पर सरकारी अस्पतालों में आज भी कोरोना जाने के बाद में जो व्यवस्था पहले चल रही थी उसको प्रारंभ करने की बात है, तो उसकी शुरुआत अभी भी नहीं की जा रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो रोक आपने लगा रखी थी सरकारी अस्पतालों में, उन सारी रोक को हटाकर आप वापस पहले की भांति जो सारी व्यवस्था हैं वो आप चालू कर दें। अब आपकी जो आई सर्जरी है, आपको पता है कि समाजसेवी संस्थाएं पूरे साल भर में राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई कैंप लगाकर लाखों कैटरेक्ट के ऑपरेशन निःशुल्क करती है, फ्री करती है, लाखों। और कैटरेक्ट का ऑपरेशन यदि समय पर नहीं करवाए तो उसके आंखें जाने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है। 1 साल से ये सारी परमिशन आपने बंद कर रखी है, कोई भी आई कैंप की परमिशन सरकार के माध्यम से मिल रही नहीं है। जो सरकारी अस्पताल में तो वैसे भी ऑपरेशन नहीं होते, पर जो निजी आंखों के अस्पताल है ना, वो बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, बार बार आपसे छूट मांग रहे हैं कि अब तो कोरोना काल खत्म हो गया, आप कैटरेक्ट के ऑपरेशन की परमिशन दे दो। पर पता नहीं सरकार किस नींद में है, अभी भी आदेश की क्यों देरी कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और माननीय सभापति महोदय, अभी भाषण के पैरा 20 में आपने 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 3,973 करोड़ की राशि का क्लेम देने की बात लिखी। ये किसने दिया? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री नई फसल बीमा योजना के कारण राजस्थान के किसानों को मिला है। इसमें कहीं आपका योगदान नहीं है। आपका योगदान बता दूं आपको मैं, आपने 2 साल तक 2 साल की प्रीमियम की राशि भी अभी बीमा कंपनी को जमा नहीं कराई है, जो आपके हिस्से की है। अगर आपकी बीमा प्रीमियम की 2 साल की राशि जमा हो जाए ना, तो बहुत लंबी राशि जो क्लेम के लिए पेंडिंग पड़ी है राजस्थान के किसान को मिल सकती है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, और आपने, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, कभी भाषण में आपने 4 जगह कम से कम कृषि के मामलों में प्रधानमंत्री योजना का जिक्र किया है। माननीय सभापति महोदय, अभी भाषण के पैरा 46 में आपने नरेगा में 7,196 करोड़ रुपए व्यय कर 59 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का जिक्र किया। ये पैसा कहां से आया? कोई आपके खजाने से गया है, सरकार के खजाने से? ये सारा का सारा भारत सरकार का। और कैसी छूट दी कोरोना काल में? अगर कोई प्रवासी राजस्थानी वहां काम धंधा छोड़कर अपने गांव आ गया है, तत्काल जॉब कार्ड बनवाकर उसका नाम एंट्री करो और नाम एंट्री करके उसको रोजगार दो, और उसके लिए जितना अतिरिक्त पैसा होगा भारत सरकार देगी। तब कहीं जाकर इतना बड़ा काम इस राजस्थान की धरती पर हुआ है। इस सदन को धन्यवाद देना चाहिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को कि जिन्होंने नरेगा काल में इतना बड़ा रोजगार जुटाया। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपने खजाने से क्या खर्च किया? 2 साल में कोई पक्का काम नरेगा में बता दे राज्य सरकार कि हमने पक्के काम की ये सैंक्शन निकाली है। अरे आपने तो सरपंचों के वित्तीय अधिकार है ना, उसको भी छीन लिया था। ये तो बाद में दबाव पड़ा, मजबूरी आई ना, अब डाला है वापस। लोकतंत्र की हत्या। एक तरफ तो आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो पंचायत राज को ताकतवर बनाना चाहते थे, पर आपकी सरकार ने चुने हुए सरपंचों को वित्तीय अधिकार से वंचित करके लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया। माननीय सभापति महोदय, 2 साल से कोई भी सामग्री मद का पैसा जो पुराना पेंडिंग है, काम हो गया,
उसका भी कोई अता पता नहीं है। और पक्के काम की स्वीकृतियां नाम मात्र की। हमारे सरकार के काल में कैटल शेड, जो पशुपालक है उनको कैटल शेड मिल जाए उसकी स्वीकृति जारी होती थी। किसान को अपना खेत अपना काम में खेत की बाड़ाबंदी का, खेत की दौरेपाली का काम मिलता था। पर 2 साल में नरेगा में आपने ये प्रावधान भी खत्म कर दिया। ना कोई कैटल शेड है, ना कोई अपना खेत अपना काम है, और नरेगा के पीठ आप अपने खुद थपथपा रहे हो। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन जो हमारे प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, वरदान, कैसी उदासीनता, कितनी लापरवाही। आश्चर्य होता है कि जो राजस्थान पेयजल के लिए हमेशा तरस रहा है, वहां तो कम से कम सरकार को चिंता करके प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजे जाने थे। और इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जो केंद्र के जल शक्ति मंत्री हैं वो भी राजस्थान के हैं। सरकार जो भी प्रस्ताव भेजे पैसा देने को तैयार बैठे हैं, पर आपकी नाकामी देखें आप। हमसे जो पिछड़े हुए स्टेट थे उन्होंने इस योजना का लाभ लेकर अपनी आधी से ज्यादा आबादी को घर घर पेयजल उपलब्ध करा दिया। और हम अभी कहीं ग्रामीण बेल्ट में इस योजना का लाभ हमारे गांव की जनता को दे नहीं सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पेयजल पहली आवश्यकता है। और मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे क्षेत्र में पेयजल का संकट रहता है जबकि पानी है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वसुंधरा जी को कि पिछले कार्यकाल में लगभग 100 करोड़ की योजनाएं मंजूर करके उन्होंने बहुत बड़ी राहत दी थी। अगर जल जीवन मिशन में रोहित बेल्ट को जोड़ दिया जाए तो इसमें जो निर्धारित मापदंड है उससे भी बहुत कम राशि खर्च करके हर घर तक आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है, हर घर तक। पर वही सरकार को कोई ध्यान नहीं, और सरकार को ध्यान नहीं तो अफसरों को कोई चिंता नहीं, कोई योजना बनाने वाला नहीं। कई बार कह दिया योजना बनकर चली जाए तो बहुत कम राशि में 70,000 परिवारों को, नहीं 17,000 परिवारों को घर बैठे पानी मिल जाएगा। पर अधिकारियों के काम करने की नीयत नहीं होने की वजह से माननीय सभापति महोदय, ये योजना राजस्थान में बहुत पिछड़ गई है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, जब भारत सरकार पैसा देने को तैयार है, अधिकारियों के ऊपर थोड़ा डंडा कसो, नकेल कसो आप उनकी, और जहां कम राशि में घर तक पानी पहुंच सकता है उनके प्रस्ताव तो तत्काल बनाकर भारत सरकार के पास भिजवाओ, ताकि आने वाले 2, 3, 4 वर्षों में हम इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूंगा इंडस्ट्री की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई बार घोषणा कर देते हैं, वाहवाही लूट लेते हैं, अपने जिंदाबाद के नारे भी लगवा देते हैं, पर घोषणा करने के बाद भी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कोई आदेश जारी नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 जनवरी 2020 को जोधपुर के उद्योग मेले में टेक्सटाइल उद्योग को बहुत बड़ी राहत देने के लिए ईटीपी लगाने पर 2 करोड़ की राशि देने की घोषणा की थी। 2 करोड़ की राशि देने की घोषणा, और जिसको माननीय उद्योग मंत्री जी ने पिछली बार दे देगी। माननीय उद्योग मंत्री जी, वो आदेश आप घोषणा हुई थी 3 जनवरी 2020, ठीक है ना? आप बाजू में बैठते उनके, बिल्कुल पास वाली कुर्सी में बैठते आप। प्रोसेस में टाइम लगा था, आपकी जो बात है उसको हमने पहले पूरी कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, माननीय सदस्य समाप्त करें। पहले 2 मिनट की बात है,
टाइम पूरा हो रहा है। पहले ये प्रावधान था कि लागत का 50% और अधिकतम 25 लाख रुपए का। उस अधिकतम 25 लाख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 2 करोड़ किया, ठीक है। पर साथ में जो चालाकी की ना आपके अधिकारियों ने, कह दूं मैं, या पता नहीं आपकी खुद की नीयत ठीक नहीं थी, उसमें आपने लागत का 50% की जगह लागत का 20% कर दिया, तो उसको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। लागत का 50%, अगर ये आदेश आपने जारी कर दिया हो तो उसकी कॉपी आप मुझे दे देना। भी 10 करोड़ का लगेगा तो उसमें कितना बना? 20% से ईटीबी 10 करोड़ का बनता है, कम का भी बनेगा, 10 करोड़ तक बनेगा तो 2 करोड़ देंगे। माननीय सभापति महोदय, पहले प्रावधान ये था लागत का 50%, लागत का 50% और अधिकतम 25 लाख। उस अधिकतम 25 लाख को बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ किया था। लागत का 50% की बात उस समय नहीं उठी थी और आपने घोषणा को पूरी करनी है, इसलिए आपने लागत का 20% कर दिया। मेरा आग्रह रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और पालिका, बालोतरा का, जोधपुर का, ये आपके राजस्थान का पूरा उद्योग बहुत बड़े संकट में है। मेहरबानी करो, लागत का 50% जैसा पहले था वो रहने दो और अधिकतम 2 करोड़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं। 10 करोड़ का लगेगा तो 5 करोड़ आपसे अनुदान नहीं लेगा। पहले तो 25 लाख ही दे रहे थे। लागत का कितना पर परसेंट हुआ? आपने वापस 20%, 8 करोड़ में 25 लाख का लागत का कितना पर परसेंट हुआ था? आपने वापस लागत का 20% कर दिया ना। 2 करोड़ कर दिया ना, 8-10 करोड़ का लगता है अधिक, ETP। दोनों में से जो कम होगा वो दोगे आप, दोनों में से जो कम होगा वो दोगे आप। उद्योगपतियों ने मांग की थी ना, मुख्यमंत्री ने वही किया जो जोधपुर में मांग की थी। कृपया समाप्त करें। उद्योगपतियों की मांग थी जो 25% की 25 लाख की सीमा है उसको बढ़ाकर 2 करोड़ करने की, वो आपने 2 करोड़ की, लेकिन आपने लागत का वापस 50 की जगह 20 कर दिया। तो कृपया समाप्त उद्योगपति को करें। ज्यादा पैसा हासिल होना नहीं कृपया है। समाप्त करें। 1 मिनट लास्ट में, कृपया समाप्त करें। 1 मिनट। माननीय उद्योग मंत्री जी आ गए तो बस इसी मुद्दे पर बात करूंगा, बाकी मुद्दे छोड़ रहा हूं मैं, बाकी पेपर छोड़ रहा हूं। मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि ये जो टेक्सटाइल उद्योग है ना, इसकी बहुत बड़ी संभावना राजस्थान में है, बहुत बड़ी संभावना। आवश्यकता मात्र सरकारी मदद की है, क्योंकि एनजीटी का जिस प्रकार का डंडा चल रहा है ना, उसमें यदि सरकार बचाव नहीं करेगी ना तो ये इंडस्ट्री आपकी धीरे धीरे राजस्थान से खत्म होकर कृपया गुजरात समाप्त चली जाएगी। करें। इसलिए मेहरबानी श्री करके आलोक बेनीवाल, कृपया समाप्त करें। इस बार मेहरबानी करके आप इंडस्ट्री को ये 2 करोड़ का जो अधिकतम का था और जो 50% है उन दोनों को आप करवा दो। इंडस्ट्री आपको हमेशा याद रखेगी। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री आलोक बेनीवाल जी। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।